सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं राजा सिंह जी द्वारा रचित कहानी घरेलू पति। विशेष सोच रहा है, आने का संभावित समय निकल गया है। अब तो 7 भी बज चुके हैं। शंका कुशंका डेरा डालने लगी थी। अणिमा अब तक निश्चय ही आ जाती है, फिर आज क्या हुआ? अनहोनी की आशंका से वह ग्रस्त होता जा रहा है। एक नजर किट्टू पर जाती है और फिर दूसरी नजर बेबी पर आकर ठहर जाती है। अगले ही पल उसकी निगाह घड़ी की टिक टिक पर स्थिर हो जाती है और वहां से उसके कान टिक टिक से इतर कुछ और सुनने को तत्पर होते हैं। शायद कॉल बेल की आवाज या दरवाजे की ठकठक। ऐसा कुछ भी आभास नहीं होता है। निराश वापस कमरे पर आकर घूमने लगती है। उसका मन किया कि उसे कॉल किया जाए, परंतु ठिठक गया। अणिमा का रिस्पॉन्स ऐसे मामलों में काफी तल्ख होता है और उसकी कॉल करने की भावना को ठेस लगेगी। उसकी कॉल अपना अर्थ खो देगी और परिवाद को जन्म देगी और उसकी चिंता परिहास बनकर रह जाएगी। आरोपों प्रत्यारोपों का दौर चलेगा और वातावरण कलुषित हो जाएगा। इंतजार करते हैं। इधर काफी दिनों से वह महसूस करता है कि अणिमा बात बात पर झल्ला उठती है। उस पर उसकी जासूसी करने का आरोप मढ़ देती है जब वह उससे कुछ पूछताछ करने लगता है। फिर भी उसे देर से आने का कारण पहले से बता देना चाहिए था। एक कॉल तो कर सकती थी। अब तो यह निश्चित हो गया है कि वह अपने आप कुछ नहीं बताती, उसे ही पूछना पड़ता है और उत्तर कटीले प्राप्त होते हैं। मगर आज वह पूछ कर रहेगा, उसकी जिम्मेदारी बनती है। किट्टू स्कूल से आया था, उसे खिला पिलाकर सुला दिया था। इस समय वह उठकर अपना होमवर्क कर रहा है। उसने एक बार भी मम्मी के विषय में नहीं पूछा। वह समझदार हो गया है। मम्मी 6 साढ़े 6 के बाद ही आएगी, जानता है। विशेष ने उससे होमवर्क में हेल्प करने की बाबत पूछा तो उसने कहा कि जरूरत होगी तो बताएगा। बेबी इस समय सो रही है। आज काफी तंग किया उसने। रो रही थी, शायद बेवजह या उसकी समझ से परे था उसका कारण। अनिमा को पता लग जाता था उसके रोने का कारण। खैर, थोड़ी देर बाद वह खुद ही चुप हो गई। उसने उसे दूध पिलाया, वह फिर सो गई। शुदा शांत होने की वजह से या रो रो कर थकने की वजह से। उसने महसूस किया कि शायद उसे अपनी मम्मी की याद आ रही होगी, परंतु वह तो था। अक्सर वही रहता है, कोई नई बात तो है नहीं। बच्चों का क्या, किस बात पर मचल गए, क्या पता। वह अभी तक अनुमान नहीं लगा पाता है। अनिमा और विशेष एक ही कोचिंग स्कूल में पढ़ाते थे। अनिमा अंग्रेजी और वह मैथ्स। एक दूसरे से अच्छी पहचान हुई जो प्रेम पर पहुंच गई थी, जिसकी परिणति शादी में हो गई और उन लोगों ने घर वालों के विरोध को दरकिनार कर अपनी अलग दुनिया बसा ली। दोनों खुश और संतुष्ट थे अपनी पसंद को पाकर। उनकी जिंदगी में परिवर्तन लेकर आया केंद्रीय विद्यालय संगठन की अध्यापक की नियुक्ति का विज्ञापन। दोनों ने एक साथ जूनियर अध्यापक पद के लिए अप्लाई किया था। जहां अणिमा जॉब पाने में सफल रही, वहीं विशेष अपने एक्सीलेंट एकेडमिक कैरियर न होने की वजह से असफल रहा। अनिमा को कानपुर सेंट्रल स्कूल अरमापुर में पोस्टिंग मिली थी। दोनों को अलग होना मंजूर नहीं था। दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि गाजियाबाद से शिफ्ट करके कानपुर रहेंगे और विशेष कानपुर के ही किसी प्राइवेट स्कूल या कोचिंग में जॉब कर लेगा। ऐसा ही हुआ। लाल बंगला के कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसे पढ़ाने का जॉब मिल गया और फिर वहीं 2 कमरे का एक पोर्शन रहने के लिए। केंद्रीय विद्यालय अरमापुर वहां से काफी दूर था। घर से अणिमा को वह बस स्टैंड स्कूटर से छोड़कर आता और वहां से अणिमा बस द्वारा अरमापुर स्टेट तक और स्कूल तक पैदल। स्कूल से पढ़ाकर लौटकर आते आते 6:30 से 7 बज जाते थे। घर का काम सहयोग भावना से चल रहा था और विशेष का प्रयास भी एक बेहतर नौकरी पाने की लालसा से जोर शोर से चल रहा था कि उनकी जिंदगी में तीसरे का प्रवेश हो गया। किट्टू आ गया। उसके आते ही चिंताओं और उलझनों की आमद भी हो गई। जब तक अणिमा का प्रसव अवकाश चलता रहा, स्थितियां सामान्य रहीं। उसके बाद यक्ष प्रश्न सामने खड़ा हो गया, किट्टू की परवरिश का। उस इलाके में क्रैच कोई था नहीं। अब 2 में से कोई एक ही नौकरी कर सकता था। अणिमा की नौकरी सरकारी और स्थायी थी और उसकी सैलरी भी विशेष से 3 गुना ज्यादा थी। इसलिए विशेष को ही अपनी नौकरी की तिलांजलि देनी पड़ी। उसने सोचा जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता वह घर पर ही 1-2 प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा लिया करेगा
और उसके बाद कोई रेगुलर जॉब ढूंढ लेगा। इस बीच उसे एक अच्छी नौकरी पाने के प्रयास को भी बल मिलेगा, क्योंकि उसके पास तैयारी के लिए अधिक समय होगा। मगर सोचा होता कहाँ है। घर में 2 ट्यूशनें थीं, किट्टू था, घर की संपूर्ण व्यवस्था थी। अणिमा का सहयोग कम से कमतर होता गया। अणिमा की नौकरी से आई अतिरिक्त व्यवस्था व्यवधान दूर करने की जिम्मेदारी थी। उसके लिए नोट्स बनाना, प्रोजेक्ट वर्क तैयार करना और घर लाई कॉपियां जांचने में सहयोग करना तथा अणिमा समय से स्कूल पहुंच जाए, यह भी सुनिश्चित करना था। उसके अपने लिए समय नहीं था, परंतु खलिश का एक रेशा भी उसके पास नहीं था, क्योंकि वह प्रेम और हर्ष में था। किट्टू बड़ा हुआ। नर्सरी में यही एडमिशन दिलवाया गया, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में नर्सरी की कक्षाएं सुबह लगती थीं और अणिमा की क्लासेस 10 बजे से प्रारंभ होती थी। इसलिए माँ बेटे स्कूल भी साथ नहीं जा सकते थे। अब किट्टू को स्कूल भेजने और वापस लाने की जिम्मेदारी भी आ गई। घर के कामकाज के लिए काम वाली रखी गई। वह अपने को फ्री नहीं कर पा रहा था किसी भी बाहरी जॉब के लिए। किसी तरह काम वाली की सहायता से एडजस्ट हो रहा था। उसने पार्ट टाइम जॉब करने की कोशिश की, 7 बजे से 10 बजे रात में, परंतु चल नहीं पा रहा था, लड़खड़ा रहा था। इसी बीच बेबी भी आ गई, एक आया भी रखी गई। अब आया और कामवाली के भरोसे चलने लगा घर, या घिसटने लगा या खींचा जाने लगा। उन दोनों में कुछ नहीं बचा रह गया तो केवल खीज और हताशा और अस्त व्यस्त होती जिंदगी में तनाव। विशेष सोच रहा था कि इस समय हम दोनों नौकरी करेंगे तो कैसे सुखमय रह पाएंगे। हमारे पीछे बच्चों को कितनी परेशानी होगी। आया और नौकरों का कोई भरोसा नहीं कि वो कब आएंगे, कब जाएंगे और समय पर आएंगे भी या नहीं। फिर हम दोनों की अनुपस्थिति में वे लोग किस तरह और किस ढंग से ट्रीट करेंगे, क्या पता। हम अलग तनावग्रस्त रहेंगे और बच्चे अलग। बड़े होने तक वह सामान्य रह पाएंगे या नहीं। उसने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। हम दोनों में से किसी एक को ही नौकरी करनी चाहिए और दूसरा तब तक घर संभालेगा जब तक कि बच्चे बड़े ना हो जाएं। जाहिर था विशेष को ही बैठना पड़ा। इसमें अजीब और असंगत जरूर लग रहा था, परंतु अपने और अपने बच्चों की खातिर यह उचित ही लगा। आपाधापी भरी जिंदगी में उनका प्यार मर रहा था। इसको बचाने के लिए उसे अपने पुरुष अहम को मारना पड़ा था। वह घरेलू पति था, परंतु उसके आधिपत्य को कोई चुनौती नहीं थी। वह पूर्ववत घर का मालिक था और उसका डर और दबदबा कायम था। हर महीने की 1 तारीख को अणिमा की पूरी सैलरी उसके हाथ में होती थी और वह उसे अपनी मनमर्जी से खर्च करता था। अणिमा भी अपना दैनिक खर्चा उससे मांग कर लेती थी। कहीं भी आने जाने पर उसका नियंत्रण था। स्कूल के अतिरिक्त अणिमा का उसके साथ ही आना जाना संभव था। वह जो कुछ भी करता था वह सब अणिमा पर एहसान होता था, जो वह गाहे बगाहे एहसास भी दिलाया करता था। कुल मिलाकर उसका जलवा कायम था। अणिमा आई और सोफे पर निढाल होकर पसर गई। वह गुस्से और तनाव में था। उसे उसके ऊपर कोई सहानुभूति नहीं उभरी। वह देर से आने के कारण उस पर कुपित था। कहीं मटक रही होगी। घर आने की जल्दी क्या है? घर में मरने के लिए पति तो बैठा ही है। उसकी सोच दूषित दिशा में चल रही थी। बेबी रोई, सोकर उठी थी। अणिमा तुरंत हरकत में आई और भागकर बेबी को उठाया और पुचकार कर सहलाकर उसे चुप कराने में लग गई। अब वह वापस बेबी के साथ सोफे में धंस गई। लगता है थकान गहरी है। विशेष ने अपनी ड्यूटी की। उसने नाश्ता और चाय लाकर उसके सामने टेबल पर रख दिया और खुद किट्टू को पढ़ाने चल दिया। अब तक अणिमा भांप चुकी थी कि वह नाराज है और दिनों की तरह उसने हुलसकर उसका स्वागत नहीं किया था, ना ही कुशल क्षेम पूछी थी। एक तरह से उसके आगमन को उपेक्षित किया था। उसने अपने आप को रोमांसिकता में ढाला और बोला, क्यों मुंह फुला रखा है? आवाज संयत, स्थिर और मुलायम थी। विशेष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बेबी को वहीं सोफे पर बिठाया और लगभग दौड़ते हुए उसे बाह से पकड़ा। नाराज हो? क्या हुआ? अब की उसका स्वर मान मनोबल और मुस्कुराहट से युक्त था। वह पलटा और लगभग घूरते हुए बका, कहाँ मटक रही थी? इतनी देर कैसे हुई? कुछ बताने की जरूरत है कि नहीं? प्रश्नों की बौछार और होती उसकी नजर उन आंखों पर टिक गई जहां निरीहता टपक रही थी। अरे डियर, बस का टायर फट गया था, उसको ठीक होने में समय लग गया, इस कारण देर हुई। इसमें नाराज होने वाली क्या बात थी? बता नहीं सकती थी?
सोच सकती हो कि मेरी क्या हालत थी जब तक तुम नहीं आई थी। उसका स्वर मध्यम नहीं पड़ा था। मैंने कोशिश की थी, परंतु नेटवर्क काम ही नहीं कर रहा था। आने पर आपने पूछा नहीं जिसकी उम्मीद मैं कर रही थी। अपने आप रोना आता नहीं है। कुछ देर वे वैसे ही खड़े रहे, एक दूसरे को तौलते हुए। अनिमा ने उसे लगभग खींचते हुए सोफे पर बिठाया और उसकी आंखों में प्यार डाल दिया। वह खिल पड़ा। अनिमा ने उसे सामान्य कर दिया था, परंतु आंतरिक रूप से वह अशांत हो गई थी। उसे चिढ़ लगती थी, खीज उठती थी उसके अकारण गुस्सा करने और नखरे दिखाने पर, परंतु वह बेबस थी। विशेष एक आवश्यकता बन गया था। उसकी उपेक्षा नहीं कर सकती थी। विशेष सहज भाव से घर की व्यवस्था में रम गया था, परंतु अनिमा असहज हो गई थी। उसे कुछ ऐसा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ अधूरापन है। उसे विशेष का घर में बैठना रास नहीं आ रहा था। हालांकि उसके घर में रहने से घर परिवार सुव्यवस्थित रूप से चल रहा था, उसे भी आराम था। उसे घर और बाहर दोनों मोर्चों पर खटना नहीं पड़ रहा था, जैसे कि अन्य कामकाजी महिलाओं को करना पड़ता है। हालात संतोषजनक थे, शिकायतें नगण्य थी, परंतु वह प्रसन्न नहीं थी। कुछ खटक सा रहा था। उसने कभी नहीं चाहता कि विशेष स्थायी रूप से घर बैठ जाए और घर वाली भूमिका अंगीकार कर ले। थोड़े समय के लिए तो ठीक था और अच्छा भी लगा कि उसका पति उसके लिए इतना सोचता है, इतना करता है, किंतु उसे मर्द पति की कामना थी, उसे औरत पति नहीं चाहिए था। इस वजह से उसने उसे कई बार उकसाया और ताने भी दिए, परंतु विशेष में तो जंग लग चुकी थी। उसको कुछ भी असंगत और आपत्तिजनक नहीं लग रहा था। इसमें उसका कहीं भी पुरुष अहम आड़े नहीं आ रहा था। प्रिंसिपल के घर पर उनके बच्चे की बर्थडे पार्टी थी। स्कूल का सारा स्टाफ था, अपने परिवार सहित। परिचय के दौर में प्रिंसिपल साहब ने विशेष से पूछ लिया, आप कौन सी जॉब में हैं? मैं हाउस जॉब में हूँ। विशेष ने बिना किसी संकोच के निरपेक्ष भाव से जवाब दिया। सब हंस उठे थे और वह झेंप गई थी। अरे ये मजाक कर रहे हैं साहब। साहब सहारा इंडिया में मैनेजर हैं। उसने झूठ बोलकर बचाव किया और विशेष को इशारों से रोका चुप रहने के लिए। किसी ने नोटिस नहीं किया। अनिमा कई बार पति की जॉब बदल चुकी थी। घर आकर विशेष ने उससे काफी झगड़ा किया अपनी जॉब को लेकर। वे दोनों रात भर लड़ते झगड़ते रहे। वह उसके झूठ बोलने के कारण प्रताड़ित और अपमानित करता रहा और वह अपनी जग हंसाई रोकने की दलील देकर अपने झूठ को उचित बताती रही। बहस जारी रही थी रात के अंतिम प्रहर तक। एक दिन उन दोनों की मुलाकात मॉल में वाइस प्रिंसिपल और उसके पति से हो गई। उनसे गुफ्तगू के बीच वह ध्यान रखती रही कि पतिदेव की जॉब की चर्चा न छिड़ जाए, परंतु घर द्वार की बात करते करते अचानक वाइस प्रिंसिपल साहिबा ने पूछ ही लिया, आप टीचर्स क्वार्टर क्यों नहीं अलॉट करवा लेती? इतनी दूर से आप कॉलेज आती हैं, पैसा, समय और एनर्जी बेमतलब बर्बाद करती हैं। इतने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कैसे मैनेज करती हैं? क्या प्रॉब्लम है? कानपुर में तो आपका कोई निजी घर भी नहीं है, किराए में ही तो रहती हैं ना। यहाँ भी आप। असल में मेरे पति महोदय की सर्विस यहीं पास में ही है, इन्हें तकलीफ हो जाएगी। उसे कोई बहाना नहीं सूझा। विशेष अविश्वसनीय नजरों से उसे तक रहा था। अरे अनिमा, आप भी कमाल करती हो। लड़की होकर तुम यहाँ से अरमापुर आ सकती हो, ये पुरुष होकर अरमापुर से यहाँ नहीं आ सकते। वाइस प्रिंसिपल साहिबा ने झिड़का था, जिसकी छींटें विशेष को गहरे अपमानित कर रही थी। मैडम, हम लोग जल्दी ही क्वार्टर के लिए अप्लाई कर देंगे। वास्तव में हम लोगों को पता ही नहीं था कि क्वार्टर खाली हैं। विशेष ने उत्सुकता और तत्परता दिखाई। उसे पता ही नहीं था कि टीचिंग स्टाफ के लिए कॉलेज परिसर में क्वार्टर भी हैं, ना ही कभी अनिमा ने जिक्र किया था। उस दिन की मुलाकात ने उन दोनों के बीच बहस, मुहावसों, तर्क वितर्क, रोष, गुस्सा और लड़ाइयों की अनवरत श्रृंखला को जन्म दे दिया था। विद्यालय के सरकारी क्वार्टर में जाने से समय, धन, ऊर्जा की बचत थी और भी ढेर सारी सुविधाएं थी। नहीं थी तो पति की नौकरी के विषय में झूठ बोलने की सुविधा। अनिमा को वहीं शिफ्ट होने का ऐतराज सिर्फ इसी कारण से था, जबकि विशेष को जिम्मेदारियों से अत्यधिक छूट मिलने की संभावना और अनिमा पर स्कूल के समय भी निगरानी बेहतर ढंग से हो पाएगी, इसकी सुविधा थी। इस कारण वह लालायित था। उसे अनिमा का विरोध बहुत ही नागवार और नाजायज लग रहा था। युद्ध कई दिनों तक जारी रहा था। वे भूखे प्यासे लड़ते रहे, परंतु अंततः जीत विशेष की हुई और अनिमा को समर्पण करना पड़ा, क्योंकि विशेष ने घर छोड़ने की धमकी दे दी थी। संभालो अपनी दुनिया, मैं तो चला,
तुम्हें मेरे काम ना करने पर ऐतराज है और अपमान लगता है। मेरे घर का काम करने पर तुम्हें लज्जा आती है तो मैं नौकरी करने जा रहा हूँ वापस गाजियाबाद, पुराने कोचिंग कॉलेज में। अब भी जॉब मिल जाएगी मुझे वहाँ। विशेष के इस हथियार की काट उसके पास नहीं थी, कभी भी नहीं थी। पति के रूप में जो प्यार, संरक्षण और सुविधा उसे प्राप्त थी, उसके विछोह की कल्पना मात्र से ही वह कांप उठती थी। तय यह किया गया कि अगले शैक्षिक सत्र से विद्यालय के क्वार्टर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। किट्टू का वर्ष भी बर्बाद नहीं होगा और बेबी का भी नर्सरी में एडमिशन करा दिया जाएगा। परंतु विशेष का क्या करें? अनिमा उलझन, चिंता और परेशानी में, निरंतर तनाव में डूबी थी। तनाव अपने चरम पर था। वह हताशा की गिरफ्त में थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि घर के कामकाज में रम गए और देवता की तरह स्थापित हो गए विशेष को कौन सी नौकरी आभूषित करा दी जाए कि उनकी और अपनी प्रतिष्ठा धूल दूसरित होने से बच जाए और उनके घर में रहने बसे रहने को जस्टिफाई किया जा सके। सिर फटा जा रहा था। उसने दर्द की एक गोली निगली और पानी पीकर लेट गई। दर्द कम होने लगा तो उसने सोने की भरपूर कोशिश की, परंतु उसके पास नींद फटक नहीं रही थी। अपना ध्यान हटाने को तत्पर वह वनिता मैगजीन उठाकर उलट पुलट कर देखने लगी। बड़े बेमन से उसे देख रही थी वह। पढ़ने का कोई इरादा नहीं था। मुख्य पृष्ठ पलटते ही उसे लेखों, कहानियों और कविताओं की सूची और साथ में लेखकों के नाम नजर आए। साधारणतया वह उस पृष्ठ को कभी नहीं देखती, परंतु आज न जाने क्यों उसको उस पृष्ठ में दिलचस्पी हो रही थी। अचानक उसका मन उचाट हुआ और उसने मैगजीन परे कर दी और आंख बंद करके लेट गई। बंद आंखों ने लेखकों की सूची उसके जहन में डाल दी और फिर सहसा एक विचार कौंधा। वह विस्मित रह गई अपनी खोज पर। उसने विशेष के लिए एक ऐसा काम खोज लिया था जो सम्मानीय, प्रतिष्ठित और प्रशंसित होता है और जो घर बैठकर किया भी जा सकता है। उसने विशेष को लेखक बनाने का संकल्प कर लिया था। उसका ध्यान अखबार में रोज प्रदर्शित विज्ञापन पर गया, जिसमें लिखा रहता था, घर बैठे आमदनी करें, लेखक बने, वगैरह वगैरह, संपर्क करें और पता, फोन नंबर आदि आदि। उसे यकीन था कि विशेष इस काम को कर लेगा और इनकार नहीं करेगा। वह आशावान थी। सरदर्द गायब था। तनाव और हताशा गायब हो गई थी और वह बेफिक्र होकर नींद के आगोश में चली गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।